अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। देखिए, आज है 8 दिसंबर का दिन और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 14 चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक का डिमांड कर रहे थे। तो देखिए, जो ईयरली करंट अफेयर है इसका भी वीडियो मैंने तैयार कर दिया है और कल मैंने इसको अपलोड कर दिया था शाम को। तो ये वीडियो जो है आपको मिल जाएगी हमारे कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में और स्टेटस पे भी मिल जाएगा। तो कहीं पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज टोटल 14 प्रश्नों पे हमें चर्चा करना है। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है इसको हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता देने के बाद ये दिवस आधिकारिक रूप से पहली बार 7 दिसंबर 1996 को मनाया गया था। और देखिए, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके अध्यक्ष हैं साल्वाटोर सिया चिटानो। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो स्थापना दिवस है ये था 7 दिसंबर 1944, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को कब मनाया जाता है। देखिए, ये दिवस बहुत एग्जाम में पूछा गया है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। देखिए, 7 दिसंबर को हम हर साल नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को मनाते हैं। देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को देश भर में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीद हैं यानी कि जिन्होंने अपनी जान दे दी है हमारे देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे, और सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं इनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा स्कूलों में कुछ इस प्रकार के स्टिकर वाले झंडे जो है बेचे जाते हैं इस दिन। और ये सशस्त्र बलों के कर्मियों के लाभ के लिए आम जनता से धन जुटाने के लिए समर्पित होते हैं ये झंडे। मतलब इस झंडे की कीमत कितनी होगी, 10 पैसे 5 पैसे जो भी है। लेकिन इसको बेच के जो 5 रुपये 10 रुपये में बेच के इस झंडे से पैसा कलेक्ट होता है, उन सभी पैसों को खर्च किया जाता है जो हमारे शहीद हैं उन सभी के परिवार के लिए, ठीक है, उनकी मदद के लिए। तो इसीलिए 7 दिसंबर को नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। और अगला कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो देखिए, जो भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हैं इन्होंने कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए, महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने 200 किलोग्राम यानी कि 87 किलोग्राम स्नैच में और 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में यानी कुल मिलाकर 200 किलोग्राम का कुल भार उठाया था इन्होंने, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल कर सकें और दूसरा पदक भी हासिल किया। देखिए, विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का ये दूसरा पदक है। इसके पहले भी ये एक बार जो है पदक जीत चुकी हैं। और देखिए, जो ये प्रतियोगिता थी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 की, तो इसी प्रतियोगिता में चीन की जियांग हुई हुआ ने 206 किलोग्राम भार उठाकर इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, एक खास बात और है, मीराबाई चानू जो है थोड़ा सा इंजरी इनके हाथ में है, इसके बावजूद भी इन्होंने भारत को जो है सिल्वर मेडल दिलाया दिलाया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको सैल्यूट करना चाहिए। तो मीराबाई चानू ने, याद रखिएगा, 200 किलोग्राम का कुल भार उठाकर जो आपका वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप था इसमें जो है सिल्वर मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक है ये जीता था किसने, चीन की जियांग हुई हुआ ने। अगला कि हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया। तो देखिए, गूगल ने अनाउंसमेंट किया है कि ये भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां पर फेक न्यूज़ आपको दिखती हैं। कहीं कहीं दिखता है कि मोदी जी की बीवी ने जो है मोदी जी से कहा कि चलिए मेरे घर पे रहिए और फिर से मोदी जी ही अपनी बीवी के साथ रहने लगे। कहीं कहीं दिखता है राहुल गांधी ने शादी कर ली, राहुल गांधी के 4 बच्चे ऑलरेडी हैं। मतलब ऐसे फालतू के न्यूज़ जो है आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे।
तो इसलिए गूगल ने सोचा है कि गलत सूचना विरोधी अभियान हम शुरू करेंगे भारत में, और केंद्र सरकार ने भी जो है ये रिक्वेस्ट किया था गूगल से। तो इस पहल के तहत जो है क्या होगा, गूगल प्री बंकिंग वीडियो का उपयोग करेगी। प्री बंकिंग वीडियो व्यापक होने से पहले झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और इसका उपयोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। और अगला प्रश्न है कि बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, बीबीसी ने जो है, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है, इसने अभी हाल ही में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। और इस सूची में पहला स्थान आपका है प्रियंका चोपड़ा जोनस का, और दूसरा स्थान है एविएशन इंजीनियर सिरिसा बंदला का, और तीसरा स्थान है बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि का, और इसमें अगली चौथी जो महिला है, इनका नाम है सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले। ठीक है, तो हम सरल शब्दों में ऐसे याद कर लें कि प्रियंका चोपड़ा को, सिरिसा बांदल को और गीतांजलि श्री को, और इनके साथ स्नेहा जावले को, चारों को जो है बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला कि हाल ही में किस जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए, योगेंद्र अलग का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि भारत के पूर्व अर्थशास्त्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग के लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में इनके घर पर निधन हो गया, और ये 83 साल के थे। अगला कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी विकसित की है। तो देखिए, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली टेक्निक को विकसित किया है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास जो आपका है, इसके शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो कि समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करता है। और देखिए, इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक किया गया था। और देखिए, इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरन के तट पर लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। और ये उपकरण अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष तक 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। तो देखिए, भारत जो है ये 2023 तक जो है 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा दुनिया का। और देखिए, अभी हाल ही में ग्रुप एम ने अपने दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। यानी कि 2022 में भारत जो है ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2023 में भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। और देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का कुल विज्ञापन राजस्व जो है ये 15.8% बढ़कर 14.9 अरब डॉलर तक जो है पहुंच गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत 2023 तक जो है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। और 9वां प्रश्न है कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर हैं। तो देखिए, दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया गया है कतर में फीफा वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी होगा उसका अनावरण करने के लिए, यानी कि उसको जो है उस पर पर्दा उठाकर उसका उद्घाटन करने के लिए। देखिए, इस बार कतर फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, इसको याद रखेगा। और दीपिका फीफा विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण करने कतर जाएंगी। और दीपिका पादुकोण अब फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए सम्मान की बात है। अगला है कि हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। तो देखिए, जो RRR फिल्म है SS राजमौली की, ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में जो है स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। इसके पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो RRR फिल्म के जो निर्देशक हैं SS राजमौली, इनको न्यूयॉर्क में फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हाल ही में दिया गया था। और उसके बाद एक और सफलता मिली है कि RRR फिल्म जो है इसने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। देखिए, एंजेला बैसेट और रियान जॉनसन के साथ RRR जो है इसके कास्ट एंड क्रू को लॉस एंजल्स में 6वें
HCA फिल्म अवार्ड में यानी कि हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड्स में ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, फिल्म RRR को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अगला है कि 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो देखिए 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में सुमेरु माउंट ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। सरल शब्दों में याद रख लीजिए कि सुमेरु माउंट जो है ये एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, और इसमें हरियाली में विस्फोट हुआ था। देखिए इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है इस पर सुमेरु ज्वालामुखी स्थित है जो कि अभी बहुत तेज़ी से फटा वहाँ पे। और देखिए इतना भयानक विस्फोट हुआ कि जो ज्वालामुखी है इससे राख की गुबार बाहर निकली। इसको देखते हुए पूर्वी जावा प्रांत में लगभग 2000 लोगों को निकाल दिया गया और लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में जो है जितने भी लोग रहते थे सबको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। कहीं किसी के ऊपर जो है मतलब इसका खतरा ना मंडरा जाए। मतलब इसका देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके लावा जो है मतलब कईयों किलोमीटर तक ऊपर जो है आसमान में उड़ते हैं और गिरने के बाद बहुत तेज़ी से अगल बगल के क्षेत्रों में बिखरते हैं। तो इसीलिए ये सावधानी बरती जाती है कि अगल बगल के क्षेत्रों को खाली करा दिया जाता है। देखिए इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन 27.64 करोड़ है और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन। और अगला है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक अपग्रेड किया है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को 6.9% तक जो है अपग्रेड कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% हुआ करता था। देखिए विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्लिप ओवर से काफ़ी हद तक अलग है। 13वां प्रश्न है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। तो देखिए जो विश्व बैंक है ये बांग्लादेश को जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए कुल 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। और देखिए विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए और साथ में हरित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए ये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को अधिकृत किया है। और देखिए बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन परियोजना यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाती है तो ग्रेटर ढाका और उससे आगे के 21 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में देश की सहायता करेगी। और 14वां प्रश्न आज का है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया। तो देखिए भारत का जो पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। देखिए गोल्ड सिक्का कंपनी ने जो है 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। इस एटीएम की खास बात यह है कि आप इसमें अपना एटीएम डालेंगे और इसमें क्या होगा कि एटीएम या फिर एटीएम मतलब हो गया डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी डाल सकते हैं। तो उसको डालने के बाद उसमें आपको मतलब निर्देश देना होगा कि आपको कितने गोल्ड के सिक्के चाहिए। उसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। खैर अगर डेबिट कार्ड है तो बैलेंस होना चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसमें से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये एटीएम दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है जिसमें आप कार्ड डालेंगे और सोने के सिक्के मिलेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वार्षिकांक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और हाल ही में किसने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया, बताइए। और हाल ही में कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार में शामिल किया गया, बताइए। और हाल ही में किस ईरानी फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाते हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने
भारतीय नौसेना के नए झंडे और इंडियन नेवी क्रेस्ट के लिए नए डिज़ाइन को मंजूरी दे दी हाल ही में। और देखिए अभी हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत की युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता। और ये न्यूज़ जो है इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो परसों का वीडियो देख लीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पिछले दिन का वीडियो देख के रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।